इजराइल ने जिस तरह से हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर ठोका, उसके बाद से दुनिया न सिर्फ सहमी हुई है बल्कि मिडिल ईस्ट में कई ऐसे देश हैं जो दहशत में आ गए हैं, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। वहीं इजराइल का ऐसा कहना है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। I know that the citizens of Israel we're prepared for both defense and offense. तो इस टकराव से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया एक बार फिर से हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई हो, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के इस टकराव के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी बेड़े यानी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इजराइल के तट पर तैनात भी कर दिए हैं, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इजराइल जो है वो उस पर हुए 7 अक्टूबर के हमले का बदला ले रही है। तो क्या है आखिर 7 अक्टूबर का हमला, चलिए अब आपको हम बताते हैं। तो 7 अक्टूबर साल 2023 की सुबह सुबह जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा नींद में सो रहा था, ठीक उसी वक्त फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल के अधिकतर ठिकानों पर अटैक कर दिया और इस अटैक में 5000 से लेकर करीबन 7000 तक मिसाइलें दागी गई थी। यानी किसी देश पर हमला होने वाला ये अब तक का सबसे खतरनाक और विध्वंसक हमला था। Humanity during the October 7th attacks in Israel. That include the willful killing and kidnap of civilians. और इस हमले में ऐसा कहा भी जाता है कि इजराइल के करीबन 1200 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अब अपने मासूम लोगों की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड बनाया और हमास पर काउंटर अटैक किया और गाजा पट्टी में घुसकर लगातार आतंकी को मार रहे थे। यानी इजराइल का ऐसा कहना था कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला करने वाले गुनहगार एक चलती फिरती लाशें हैं और आज नहीं तो कल उनका अंत जरूर करेंगे हम। और एक एक करके इजराइल ने अपने दुश्मनों का सफाया भी करना शुरू कर दिया था और इजराइल ने जो बोला ये बात सच भी साबित कर दी। यानी हमास का चीफ ईरान के सबसे सुरक्षित स्थान पर मारा गया था और ये हमास का चीफ जिसका नाम हानिया है ये कतर में रहता था, लेकिन वो ईरान आया हुआ था। और हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर सरकारी न्यूज एजेंसी ईरान के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि हानिया के ठिकाने पर हमला गाइडेंस मिसाइल से किया गया है। अब इतना सब कुछ ईरान में हो जाने के कारण अब ईरान भी इजराइल से ये कह रहा है कि वो भी उन पर हमला करेगा, लेकिन इजराइल को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश इसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद मात्र एक 35 एकड़ जमीन के टुकड़े के कारण हुआ है। यानी 35 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा ये मौत का तांडव बना हुआ है, जिसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के साथ साथ अन्य मिडिल ईस्ट की जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो इस जमीन को पाने के लिए इजराइल से लड़ रही हैं। यानी विवाद यह है कि यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक तीन धर्मों से है। यानी यहूदी इस जगह को हर हवाई या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, तो वही मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ के नाम से पुकारते हैं, जिस पर सबसे पहले फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था और बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी अब ये 35 एकड़ जमीन पर बस टेम्पल माउंट या फिर कहे हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फलस्तीन के कब्जे में है। अब आप ये सोचेंगे कि जब ये दोनों के कब्जे में नहीं है तो आखिर किसके कब्जे में है? तो ये जगह किसी और के नहीं, संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मुस्लिमों का दावा क्या है इस जगह के बारे में। तो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरा सबसे पाक जगह है और मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए थे। यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहीं से जन्नत का रास्ता शुरू होता है। तो इसी मान्यता के मुताबिक यरूशलेम में मौजूद उस हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है और मान्यता है कि यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। और वहीं अल अक्सा मस्जिद के करीब एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है और इस इमारत को डोम ऑफ
द रॉक कहा जाता है और मुस्लिम मान्यता के अनुसार ये वही जगह है जहाँ पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। अब यही एक वजह बन जाती है कि अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान अपना पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन यहूदियों का क्या दावा है, चलिए अब आपको हम इसके बारे में बताते हैं। यानी उनके अनुसार ये वो जगह है जहाँ उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिसके द्वारा आदम का जन्म हुआ था। तो यहूदी मान्यताओं की ये वो जगह है जहाँ अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी और अब्राहम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरे थे इसहाक। तो इब्राहिम ने खुदा को खुश करने के लिए यानी उनकी बात मानते हुए अपने दो बेटों में अपने दूसरे बेटे इसहाक को कुर्बान करने का फैसला लिया। लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक जैसे ही इसहाक को कुर्बान करने के लिए इब्राहिम गए थे तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया था। तो जिस जगह पर यह घटना हुई थी उसका नाम टेम्पल माउंट है। तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र भी हुआ है। फिर ऐसा कहा जाता है कि बाद में जब इसहाक की कुर्बानी नहीं हुई थी तो इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब रखा गया और जैकब का एक और नाम था यानी उसे इसराइल भी कह के पुकारते थे। और आगे चलकर इसके 12 बेटे हुए और इन 12 बेटों को 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा गया। तो यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया और जिस जगह उन्होंने डेरा बसाया था अपना उसको शुरुआती दिनों में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रखा गया था। और काफी संघर्षों के बाद साल 1948 में उनके दावेदारी के आधार पर यह माना गया कि यही वो लैंड है जहां पर उनके कबीलों की शुरुआत हुई, इसलिए इस जगह को लैंड ऑफ इजराइल बना दिया गया। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाली जो ये संघर्ष थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हो गई थी। यानी ऑटोमन जिसे उस्मानी साम्राज्य कहते हैं उसकी हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर उसको अपने अधीन कर लिया था। और उस समय फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्या में थे जबकि अरब फिलिस्तीन में बहुसंख्या में रहते थे। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिर ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंप दिया था। जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने वॉल 4 घोषणा की जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत भी दिया। और फिर 1922 से लेकर 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। तब ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब वो फिलिस्तीन गए थे तो फिलिस्तीन के लोग भी शुरू से ही यहूदियों को बसाने के बिल्कुल खिलाफ में थे। यानी साल 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे और ये दंगा यहूदियों के बसाने के खिलाफ हुआ था। और यह दंगा किसी और के द्वारा नहीं फिलिस्तीन के द्वारा किया गया था। फिर आता है साल 1947 का, यानी अपने अस्तित्व के संघर्ष को लड़ते हुए यहूदी बढ़ते गए तो कई फिलिस्तीनी वहां से विस्थापित होते गए और फिर यहीं से दोनों समुदायों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। यानी साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया था। जिसके बाद यहूदी नेतृत्व ने इस बात पर हामी भर दी लेकिन अरब इसके पक्ष में नहीं था। जिसके बाद से ही इजराइल और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रियों में तनाव का माहौल बना रहता है। अब इसे एक बात ये उठती है कि आखिर जेरूसलम संघर्ष के केंद्र में कैसे आया। तो साल 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था और साल 1949 में एक आर्मिस्टाइस लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, एक वेस्ट बैंक और एक बना गाजा। और बाद में गाजा को गाजा पट्टी कहा जाने लगा और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर करीबन 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। और यही जो क्षेत्र यानी वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है यहाँ पर कई यहूदियों के पवित्र स्थल हैं जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। और यहीं पर स्थित है यरूशलेम और यही एक क्षेत्र विवादों के केंद्र में आ जाता है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही तनाव बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की ही पहचान और इसकी संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है और दोनों ही इसे अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानने का दावा करते हैं। तो अगर बात करें कि क्या आखिर विवाद है गाजा पट्टी का, तो गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीन का क्षेत्र है और ये मिस्र और इजराइल के मध्य सागर तट पर स्थित है और इसी इलाके पर हमास द्वारा शासन किया जाता है जो हमेशा इजराइल पर आतंकवादी घटनाएं करते रहता है। यानी हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवाद समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है और इसके साथ ही वो इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट भी बनाना चाहता है। यानी हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है और इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ साथ कई संघर्ष भी किए हैं और इस युद्ध के बीच में इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले भी किए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमास
समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकी समूह के रूप में घोषित भी किया है। वहीं हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है जो इसे हथियार और ट्रेनिंग भी मुहैया कराता है। अब इन सब चीजों से एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फिलिस्तीन को बनाया किसने इसको आजाद मुल्क का दर्जा दिया? तो ऐसा कहा जाता है कि 150 साल पहले फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी। तब वो उस जमाने में एक ऑटोमन राज्य की तरह हुआ करता था और करीबन 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी और उस समय भी फिलिस्तीन को किसी देश का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था क्योंकि ये उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हुआ करता था। और तो और 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। लेकिन साल 1988 में फिलिस्तीन नेता यासर अफरात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का नाम दिया जिसको जॉर्डन ने और मिस्र ने अपनी रजामंदी दे दी थी एक आजाद मुल्क की। लेकिन साल 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल तो है जो इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक के इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई इनकी स्थायी फौज नहीं है। लेकिन फिर भी इनलीगल रूप में हमास जैसे आतंकी संगठन का निर्माण किया गया और ऐसा कहा जाता है कि हमास फिलिस्तीन के लिए लड़ता है और तब से हमास खुद को जो फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल सेना को हटाने के मकसद से इजराइल से हमेशा लड़ते रहता है। लेकिन कोई कंट्री किसी की ओर से भी लड़े लेकिन मरते केवल मासूम लोग ही हैं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।